वेलकम स्टूडेंट्स। 10th क्लास का एसएस का पेपर का कोड का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए बी सी कोड हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम डी कोड कर रहे हैं। तो डी कोड का सॉल्यूशन आपको करेंगे। प्रश्न तो लगभग सेम ही आपके, फिर भी बच्चों की डिमांड के अनुसार हम डी कोड को आपके सामने दे रहे हैं। तो डी कोड का सबसे पहला प्रश्न जो अभी परीक्षा हुई थी आपकी, उन परीक्षाओं में जो दो तीन दिन पहले परीक्षा हुआ उनमें पहला प्रश्न आया हुआ है आपका डी कोड में 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की कितनी संख्या थी। तो मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले कोड में कि 78 थी और वो कुल सांसदों का लगभग 14.36% है। तो ये हमारा उत्तर ठीक बनेगा। ठीक है, तो टिक मार्क कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? बेल्जियम में 59% भाषा बोलते हैं। तो आपका बी कोड ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज में की गई है। डी कोड ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रश्न, पंजाब हरियाणा में कितने प्रतिशत? पंजाब हरियाणा में भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर भूमि होती है, लगभग कृषि होती है, लगभग 80% पर होती है। तो ये आपका उत्तर ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में खदानें देश का कितने प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती है? तांबा उत्पन्न करने में मध्य प्रदेश की खदानें सबसे ज़्यादा उत्पन्न करती है। इनका अकेले ही मध्य प्रदेश की खदानें पूरे भारत का 52% तांबा उत्पन्न करती है। इसका अगला क्वेश्चन आपका, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित होते हैं? रोजगार की संस्था पर नहीं, आर्थिक गतिविधियों की सेवा पर नहीं, श्रमिकों की संख्या पर नहीं, उद्यमों की स्वामित्व पर करते हैं। उद्यमों के स्वामी के आधार पर कह सकते हैं हम ये कि उद्योग सरकारी है या उद्योग प्राइवेट है, निजी है या वो है। तो दो इसके भाग में बांट सकते हैं हम, एक सरकारी, दो अर्ध सरकारी और 3 निजी। विनिमय का माध्यम किसे? बैंक, शाख, मुद्रा, ऋण। मुद्रा को कहते हैं। मुद्रा एक ऐसी है जो वस्तुओं का हमारे विनिमय का साधन है, तो मुद्रा है। और अनौपचारिक उधारदाता कौन? साहूकार भी है, व्यापारी भी हैं, दोस्त भी हैं। तो उपरोक्त सभी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन है, क्योंकि जो औपचारिक हैं वे होते हैं बैंक का और ग्रामीण सोसाइटी, ग्रामीण बैंक। तो आगे गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ग्रामीण में जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया। तो आपका ए ऑप्शन ठीक है। अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था किसने स्थापित की थी? नायक दामोदर दास ने की थी इन्होंने। तो ये इसका उत्तर डी ठीक है। सैमन कमीशन भारत कब आया? सैमन कमीशन भारत 1928 में आया था। बी कमीशन ठीक है। इसका विरोध किया गया था भारत में आने पर, क्योंकि इसमें सारे के सारे मेंबर थे वे भारत, कोई भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। कालकर की दृष्टि से सृष्टि सिंधु सभ्यता को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। तो हमारा बी उत्तर ठीक है। इसके बाद एक वाक्य है, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय सड़क, राष्ट्रीय सड़कें। नंबर 2 राज्य सड़कें। नंबर 3 जिला सड़कें। नंबर 4 ग्रामीण सड़कें और नंबर 5 सीमावर्ती सड़कें। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि की कितनी विधियाँ थी? वह समय के अनुसार बहुत सारी विधियाँ थी, लेकिन जो हमारी बुक में मानी गई वो 3 ही थी। एक तो थी आपकी समाधि, दूसरी अर्ध समाधि और तीसरी दाह संस्कार। अगला प्रश्न आपका इसमें जो दिया गया हुआ है, श्रीलंका में कौन से धर्म को राज्य के धर्म माना गया? बौद्ध धर्म को माना गया। ये बार काफ़ी बार आपके प्रश्न में आ लिया, बौद्ध धर्म। अगला, खालिस्तान बनना अपने तीनों क्षेत्रों के उत्पादन देश का कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। विभाजन के आधार पर देखने के समय मिलती है जाति है। इसके बाद अगला आपका है केस स्टडी वाला है, नहीं केस स्टडी नहीं, न्यूमेरिकल आपका है क्वेश्चन है। हाँ, ये 2 विकल्प दिया हुआ है आपका, स्टेटमेंट दी हुई है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है, ये ठीक है आपका। तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन कर लो, ये बिल्कुल गलत है। उत्पादन नहीं होता, द्वितीय क्षेत्र में होता है, तृतीय क्षेत्र में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन बनेगा अभिकथन ए सत्य है तथा कारण आर
सत्य है तो हमारा सी ऑप्शन तो ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका 20 में है, स्टेटमेंट आपकी 1992 में लोकतंत्र शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। बिल्कुल ठीक बात बनाया गया है। कारण इसका साथ है स्वशासन निकाय में चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। बिल्कुल बाध्यता है, कराने जरूरी हैं। हर 5 साल के बाद ये इलेक्शन होते हैं और इसीलिए ये शक्तिशाली है। तो इसका मतलब ये दोनों सत्य भी हैं और उसकी व्याख्या भी स्पष्ट करता है, तो एक तो बनता है इसका मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से भी देख लेना। मैं मेरे हिसाब से पेपर को सरल कर रहा हूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बहुमत शासन, बहुतों का शासन, यानी अधिक लोगों के मत को मान करके, यानी कि लोगों मतों को जनमत तैयार करके जो शासन किया जाता है उसे बहुमत का शासन कहते हैं। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? जो एक किसी विशेष क्षेत्र में बनाया गया है, किसी विशेष क्षेत्र के हितों को देखते हुए के क्षेत्र का किसी पार्टी का निर्माण किया जाता है, उसे कहा जाता है। हरियाणा में 2 क्षेत्रीय दल बताइए। हरियाणा में 2 सक्रिय दल हैं। आप आम आदमी पार्टी, जिसको आपके नाम से भी जानते हैं, और दूसरे नंबर 1 आम आदमी पार्टी और दूसरे जेजेपी। नंबर 1 आप, नंबर 2 जेजेपी। दुष्यंत चौटाला जिसके नेता थे, पीछे बीजेपी के साथ इनका गठबंधन में सरकार थी। भारत में वन्य और जीवन संरक्षण क्यों है? इसका भारत में वन और जीवनियों का जीव संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि एक तो जो प्राकृतिक संतुलन है वो बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बचाए रखने के लिए, भौतिक साधन जितने भी हैं उनको बचाए रखने के लिए, जीव जंतु प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, बहुत सारे हैं संरक्षण है। तो 2 नंबर 2 पॉइंट इतने आपने 2 नंबर का था। बांधों को उद्देश्य परियोजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि बांधों से एक साथ में अनेक ही उद्देश्यों को लेकर के बांधों का निर्माण किया जाता है। इससे सिंचाई, मछली पालन, नौका विहार और सिंचाई के लिए पानी और विद्युत पैदा की जाती है। इसलिए एक साथ एक योजना से अनेक फायदे होते हैं। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? कुछ देशों को मिलाकर के जो व्यापार के मामले में संगठन बनाएगा उसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। यह अपने सदस्य देशों के हितों के लिए कार्य करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? जो जिन कंपनियों का उत्पादन एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। मध्यकालीन में समाज कितने और कौन से भागों में बांटा हुआ था? मध्यकाल में समाज 3 भागों में बटा हुआ था। नंबर 1 अभी पादरी, नंबर 2 अभिजात वर्ग और नंबर 3 कृषक वर्ग। और चर्च क्या होता है? ईसाइयों के धार्मिक स्थल को चर्च कहते हैं। इसका प्रमुख पोप कहलाता है। धार्मिक स्थल पोप। अगला प्रश्न आपका है, केस स्टडी का सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि जहाँ तक बात कही जा गहरी है, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आए उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए और ये लोग इसी ढंग से रहे। इस वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समय शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दोनों तुर्कों में से हम एक को युक्तिपरक, दूसरे को नैतिक परक कह सकते हैं। युक्तिपरक और समझदारी का लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक परक सत्ता के बंटवारे के अद्भुत महत्व बताता है। लोकतंत्र की आत्मा किसे कहते हैं? तो ये पहले ही लाइन में आया आपका, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी, ये पहला प्रश्न का उत्तर है। सत्य लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। आप सत्ता की साझेदारी लिख दें तो भी आपका उत्तर ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा प्रश्न आपका, वैध सरकार से क्या तात्पर्य है? वैध सरकार वह सरकार है जिसमें भागीदारी के माध्यम से भी व्यवस्था से जुड़ते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपका, युक्तिपरक किस पर महत्व देता है? युक्तिपरक तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है। तो ये तीनों प्रश्न हो गया आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। ये दूसरा था, ये आपका तीसरा प्रश्न। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला भी आपका केस स्टडी का है। 30वां प्रश्न भी लोहा का एक आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है और उच्च कोटि के
लोहांश युक्त लोहे से अयस्क में धनीय मैग्नेट एक सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है। इसमें 17% लोहांश पाया जाता है। इसमें श्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेषकर उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में प्रयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश से 50 से 60% तक पाया जाता है। तो 1819 में लोहा अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन स्थानों पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ। पहला प्रश्न, लोहा अयस्क की श्रेष्ठ चुंबकीय गुण किस में होते हैं? तो पहले में आप देख लें, इसमें ये आपका ये उत्तर है मैग्नेटाइट। दूसरा प्रश्न आपका है लोहांश 50-60 किस में पाया जाता है? हेमेटाइट। ये दो आपका यहाँ रहा हेमेटाइट। और तीसरा प्रश्न आपका क्या है, कौन सा खनिज लोहा की रीढ़ की हड्डी है? लोहा अयस्क। लोहा अयस्क, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर आपका लोहा अयस्क रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न उत्तर थे, बहुत आसान थे, छोटे छोटे प्रश्न थे। आप अगला है 31वां, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विकास देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का प्रयोग किया गया। वे देश जिनकी आय 217 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 है प्रति वर्ष है, उससे अधिक, उससे समृद्ध देश है। और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम, उसे निम्न आय वाला देश कहा जाता है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल $1820 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों में, जिनमें मध्य पूर्व देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। तो पहला प्रश्न इसमें क्या है आपका? दूसरा ही आ रहा है, सीधा पला ही नहीं रहा। पहले प्रश्न का उत्तर आपका प्रति व्यक्ति आय है। इनमें दिखा नहीं रखा प्रश्न, जहाँ तक हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। दूसरा प्रश्न आपका, भारत की जनसंख्या का निम्न आय वाला राष्ट्र कौन सा है? किसको कहेंगे आप? जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1 से कम है उसको कहेंगे। और तीसरा प्रश्न आपका, किस वर्ग भारत किस मध्य वर्ग में आता है? पहले को यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं। ये भारत मध्य वर्ग आएगा, ये प्रश्न उत्तर आएगा मध्य वर्ग। मध्य आय वर्ग में आता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, अगला 32वां है, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समानता, संस्कृति, एकरूपता, भौगोलिक निकटता व समरूपता के अवसर मौजूद हैं, लेकिन आज भी भारत पाकिस्तान के संबंध स्पर्धा, तनाव, संघर्ष और युद्ध के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। पाकिस्तान ने 1947, 65, 71 और 1999 में भी भारत पर आक्रमण किया, परंतु भारत की वीर सेनाओं ने उसे पराजित हुआ। हताश पाकिस्तान द्वारा भारत में पंजाब और जम्मू कश्मीर के परोक्ष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे है? पहला प्रश्न तनावपूर्ण है। यहाँ लिखा हुआ है सब जो भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं वो तनावपूर्ण, संघर्ष भरे हैं। दूसरा प्रश्न इसने पूछा है, भारत और पाकिस्तान कितने बार आक्रमण किया? 4 बार आक्रमण किया है। 1, 2, 3, 4 बार आक्रमण किया है। और अगला प्रश्न आपका, पंजाब और जम्मू कश्मीर का तो कौन देश प्रोत्साहित कर रहा है? तो ये जैसे पंजाब और जम्मू के परोक्ष हो गए, पाकिस्तान प्रोत्साहित कर रहा है, तो आप इस पाकिस्तान लिख देंगे तो आपका काम चलेगा। आगे प्रश्न आपका, ये आपके दूसरे प्रश्न हैं, थ्योरी के प्रश्न ये आप कर सकते हैं। बहुत आसान पेपर था, इन प्रश्नों को तो सिर्फ आपने लिखना है। ये आपका विश्व का मानचित्र, जिसमें इंग्लैंड के 2 उपनिवेश बताने हैं, मैं दिखाऊंगा आपको ये। और ये आपका है भारत के मानचित्र। तो भारत के मानचित्र में सबसे पहले हम भारत के मानचित्र की बात करते हैं। टिहरी बांध है आपका, पहले नंबर पे क्या था? पहले नंबर पे है आपका सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध है आपका पहला नंबर सरदार सरोवर बांध आपका। तो मैप में देखिए, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। तो हम यहाँ 1 नंबर डाल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं यहाँ 1 नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा इन्होंने पूछा है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में और महानदी के तट पर है। तो यहाँ पर आप 2 नंबर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप
2 नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसमें हीराकुंड बांध लिख के जैसे बनाना। और ये आपका है टेरी बांध है आपका भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में, तो आप यहाँ पर 3 नंबर लिख सकते हैं। ये था आपका भारत का मैप। और विश्व का मैप आपका, भारत के मैप के बाद विश्व का मैप भी आपको ये है भारत का मैप। इसमें हमने पहले तो बाकी बताना है कि ब्रिटेन के उपनिवेश कौन कौन से थे। तो ब्रिटेन के उपनिवेश ये विश्व में भारत का नक्शा है। नंबर 1 ये, 2 बताने थे कोई तो हम 2 बता देते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा भारत के बीच में ही है बांग्लादेश है। इस प्रकार आपने तो 2 ही बताने हैं, भारत पाकिस्तान बता सकते हैं, भारत बांग्लादेश बता सकते हैं। ये देश हैं जो पुराने समय में इंग्लैंड के उपनिवेश थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पेपर प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। और पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको समय समय पर न्यू वीडियो मिलती रहे। तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, इसमें भी दोबारा देख सकते हैं। इसमें मैंने दोबारा मैप और दिया खाली, तो इसमें 1 नंबर यहाँ, और उसके बाद यदि आप 2 नंबर दिखाना चाहें तो यह पाकिस्तान में 2 नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर अवश्य करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते रहें, पढ़ते हैं, करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।